हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ अस्मिता। कल की वीडियो में हमने ऑफर और इनविटेशंस टू ऑफर जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किया था। बट इनविटेशंस टू ऑफर में हमारा एक केस लॉ रह गया था, तो वो केस लॉ हम डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट केस है ये। आप नोट कर लीजिए। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट। आई थिंक ये 1952 का केस है। एक बार चेक कर लेना आप इसे, ठीक है। फैक्ट्स देखिए आप केस के। इसमें क्या हुआ कि एक पर्सन जो है वो केमिस्ट की शॉप पे गया और वहां शेल्फ पे मेडिसिन जो है वो डिस्प्ले थी। इस पर्सन ने क्या किया, यहां से मेडिसिन उठाई और ये कहां पर चला गया, कैश काउंटर पे। और इसने वहां जाकर के कहा कि मुझे ये जो मेडिसिन है वो दे दीजिए, ठीक है। बट हुआ क्या, जो कैश काउंटर पर पर्सन बैठा था उसने मेडिसिन देने से मना कर दिया। ये कंटेंट क्या कर रहा था, इसने कहा, ए ने कहा कि आपने मुझे ऑफर दिया, मेडिसिन आपने डिस्प्ले कर रखी थी, आपने मुझे ऑफर दिया और मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या बन चुका है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। पर कोर्ट ने कहा नो, नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, में कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो अब आप बताइए कि क्या हुआ होगा जिसकी वजह से कोर्ट ने कहा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझें, देखिए यहां से शुरू करते हैं हम। ये जो डिस्प्ले ऑफ मेडिसिन थी ना, मतलब दुकान पर जो मेडिसिन डिस्प्ले कर रखी थी, कोर्ट ने कहा ये ऑफर नहीं है बल्कि ये क्या है, इनविटेशंस टू ऑफर है। अगर इनविटेशंस टू ऑफर है तो इसका मतलब है कि शॉप जो है वो सिर्फ इनवाइट कर रही है ऑफर देने के लिए, किसको, अपने कस्टमर्स को। और कस्टमर जो है वो यहाँ पर क्या है, ऑफरर। और शॉप यहाँ पर क्या बनेगी, एक्सेप्टर। अब एक्सेप्टर की मर्जी है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। अगर उसने मना कर दिया, और मना भी क्यों किया था, क्योंकि इसके पास, इस पर्सन के पास जो है वो मेडिकल जो है वो प्रेस्क्रिप्शन नहीं थी, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन नहीं थी, तो इसी वजह से उसने क्या कर दिया था, मना कर दिया था, ठीक है। अब कोर्ट ने बोला कि जब कोई वैलिड, मतलब जब ऑफर कहाँ से आ रहा है, ऑफर आ रहा है कस्टमर की साइड से। एक्सेप्टर कौन है, केमिस्ट की शॉप जो है, केमिस्ट शॉप जो है वो एक्सेप्टर है। उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि पर्सन के पास जो है वो सब अपना प्रेस्क्रिप्शन था ही नहीं था, डॉक्टर की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं थी। तो जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बन सकता। और जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो हम केमिस्ट शॉप को जो है वो कैसे लायबल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। तो ये जो पूरा केस था ये किसके ऊपर था, इनविटेशंस टू ऑफर के ऊपर था। ऐसे ही कार्लिल, मैंने एक बार पहले आपसे एक केस डिस्कस किया था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल। पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा था कि दिस केस इज बेस्ड अपॉन द जनरल ऑफर। पर ये केस जो है वो खाली जनरल ऑफर के ऊपर नहीं है, बल्कि ये केस जो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल, ये एक्चुअली इसमें इनविटेशंस टू ऑफर भी है। अगर आप थोड़े से फैक्ट्स को देखो तो क्या था इसके अंदर, कार्लिल ने ऑफर की प्रेस्क्राइब्ड मैनर जो भी था उसने उसको क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसमें बना था। कंपनी जो थी ना, ये कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी थी, कंपनी ने कोर्ट में जाकर के कंटेंड किया कि हमने ऑफर नहीं दिया था, बल्कि हमने क्या दिया था, इनविटेशंस टू ऑफर दिया था। समझ में आए। अब जैसे ही कंपनी ने ये कहा कि हमने ऑफर नहीं दिया था, हमने इनविटेशंस टू ऑफर दिया था, तो पूरा का पूरा केस जो है वो क्या हो जाता है, रिवर्स। पर कोर्ट ने कहा नहीं,
आपने ऑफर नहीं दिया था, सॉरी, आपने इन्विटेशंस टू ऑफर नहीं दिया था, बल्कि आपने क्या दिया था, ऑफर दिया था। अब कोर्ट ने कैसे पता किया कि ऑफर दिया था? क्योंकि इस कंपनी ने 1000 पाउंड पहले ही बैंक में क्या कर दिए थे, डिपॉजिट कर दिए थे। तो ये जो डिपोजिशन थी 1000 पाउंड की बैंक के अंदर, वो कंपनी की क्या शो करती थी, सिंसियरिटी। किसके बारे में? इन ऑर्डर टू टेक द असेंट ऑफ द अदर पर्सन। फिर कंपनी ने मतलब जो 1000 पाउंड जमा कराए थे बैंक में, वो क्या शो करते हैं, कंपनी की सिंसियरिटी शो करते हैं कि वो ऑफर दे रहे हैं ताकि दूसरा पर्सन अपनी असेंट जो है वो दे सके। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये दोनों ही हो गए। ठीक है, ये जो है अपना ठीक है, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल जो है, उसमें कोर्ट ने क्या माना था, ऑफर, तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना था। और इसमें फार्मास्यूटिकल सोसाइटी में कोर्ट ने क्या कहा था, इन्विटेशंस टू ऑफर, और तभी उसको लायबल नहीं किया था। ठीक है, क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, अब तो बल्कि ऑफर जो है वो आपका खत्म हो गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से एक्सेप्टेंस से। पहला यूनिट जो है वो हमारा ऑफर था, और जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो हमारा क्या है, एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस हमने स्टार्ट करनी है। देखिए, सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो किसके बारे में बात करता है, एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है। किसकी एक्सेप्टेंस? ऑफर की। ठीक है, जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। ठीक है, अब हमने आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने एक्सेप्टेंस ही जो है वो डिस्कस करनी है। सेक्शन 2B रेड विद, आपने सेक्शन 2B को पढ़ना है किसके साथ, वो सेक्शन 7 के साथ आपने पढ़ना है। सेक्शन 7 भी किसके बारे में बात करता है, एक्सेप्टेंस के बारे में ही बात करता है। साथ में इसमें एक एंसन का कोट भी आएगा। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब, व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स द प्रॉमिस। सेक्शन 7 का सब क्लोज 1 क्या बोलता है कि एक्सेप्टेंस जो है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस जो है वो क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, देखिए, एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये हमारा ऑफर, इस ऑफर ने, मान लीजिए इस ऑफर में कोई 4 टर्म्स हैं। जब इस ऑफर की एक्सेप्टेंस होगी तो वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही होगी। यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज। इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मतलब किसी भी तरह का कोई इसके अंदर जो है वो चेंज नहीं आएगा। जैसे आपकी ऑफर के टर्म्स हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेंस वैसे के वैसे ही आएगी। यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, मिरर इमेज बोलते हैं, मिरर इमेज। ठीक है, मिरर फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं हम। दूसरा जो वर्ड है वो है हमारा अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब है अनकंडीशनल। आप कोई भी कंडीशन जो है वो इम्पोज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पर्सन ए है, ठीक, उसने अपना घर जो है वो बी को देना है और 1 करोड़ रुपए में देना है। ठीक है, ये सारी टर्म्स तो ठीक है। अब बी को क्या करना है, 1 करोड़ रुपया ही देना है, और ए ने अपना उसको घर देना है। जो भी टर्म्स थी ऑफर में वो एज सच उसमें क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। बट बी ने क्या कहा, कि बी ने बोला कि मैं एक्सेप्टेंस दूंगा, बट मैं पहले अपने पेरेंट्स की अप्रूवल लूंगा। ये अगर मेरे पेरेंट्स कहेंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बी ने क्या कर दी, एक कंडीशन इम्पोज कर दी। बी ने कहा, बी ने क्या कंडीशन लगा दी कि पेरेंट्स की कंफर्मेशन, यानी पेरेंट्स की अप्रूवल उसके लिए जरूरी होगी। तो अब आप एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर ये जो एक्सेप्टेंस है ये अनक्वालिफाइड है? नहीं, अनक्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो उसने क्या इम्पोज कर दी, कंडीशन इम्पोज कर दी। तो फिर जब एक्सेप्टेंस जो है वो अनक्वालिफाइड नहीं है, यानी कंडीशनल है, तो यहाँ पर मिरर इमेज नहीं बनेगी। और जब मिरर इमेज नहीं बनेगी तो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो ये 2 कंडीशन जो है वो बहुत जरूरी है। एक तो आपकी जो सॉरी, एक तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट। और दूसरी जो है आपकी जो
एक्सेप्टेंस है वो क्या होगी? अनक्वालिफाइड। वो मैंने दोनों मीनिंग आपको बता दिए। एब्सोल्यूट का मतलब है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट कोरेस्पोंड ईच अदर, और अनक्वालिफाइड का मतलब है कि एक्सेप्टेंस जो है वो कंडीशनल नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद जो दूसरा है वो है आपका सेक्शन 7 सब क्लोज 2। अभी डिस्कस कर लेते हैं, सेक्शन 7 पूरा कंप्लीट कर लेंगे पहले ही। सेक्शन 7 सब क्लोज 2 क्या कहता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ही एक्सेप्ट हो गई। यानी जो भी ऑफर दिया और ऑफरर ने जो भी मैनर प्रेस्क्राइब की कि इस तरह से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो जो एक्सेप्टेंस है वो बिल्कुल उसी मैनर के अंदर होगी। अगर ऑफरर ने कोई ऐसी मैनर प्रेस्क्राइब नहीं कर रखी, तो फिर जो भी रीजनेबल मैनर होगी उसमें एक्सेप्टेंस होगी। एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया आपको? सेक्शन 7 सब क्लोज 2 क्या कहता है कि जो ऑफर की एक्सेप्टेंस है वो कैसे होनी चाहिए? प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। प्रेस्क्राइब्ड मैनर का मतलब है जो ऑफरर, मतलब ऑफरर जो भी मैनर बताएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इंग्लिश लॉ इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इंग्लिश लॉ क्या कहता है? इंग्लिश लॉ कहता है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड मैनर फॉलो नहीं की तो हम कहेंगे नो वैलिड एक्सेप्टेंस, और अगर वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट इंडियन लॉ थोड़ा सा यहाँ पर क्या है? फ्लेक्सिबल। इंडियन लॉ क्या कहता है कि अगर एक्सेप्टर ने प्रेस्क्राइब्ड मैनर फॉलो नहीं की तो बर्डन जो है वो किस पर जाएगा? ऑफरर पर। ऑफरर यहाँ पर क्या करेगा? ऑब्जेक्शन रेज करेगा। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है? एक मिनट के लिए मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, ठीक है? किसी का भी हम कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए अपना कार का कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनके बीच में, 10 लाख की इनके गाड़ी थी, ठीक है? और ए ने ना बी को कहा, ए यहाँ पर क्या है? ऑफरर, और बी क्या है यहाँ पर? ऑफरी, ठीक है? ए ने एक मैनर प्रेस्क्राइब की, उसने कहा कि मैं जो पूरे के पूरे जो 10 लाख रुपया है ना, मैं कैश में लूंगा। मैं कोई भी पेमेंट जो है वो बाय चेक नहीं लूंगा। इसका मतलब है कि ऑफरर ने यहाँ पर एक मैनर प्रेस्क्राइब कर दी कि अगर आपको मेरी कार लेनी है ना तो 10 लाख रुपए आपको मुझे कैश देने पड़ेंगे, और मैं चेक से जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इंग्लिश लॉ तो क्या कहता है कि अब यहाँ पर जो बी है ना वो बाउंड है। अगर वो कैश में देता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर वो कैश में नहीं देता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इंग्लिश लॉ तो खत्म। बट इंडियन लॉ क्या कहता है? इंडियन लॉ कहता है कि अगर ऑफरर ने सॉरी एक्सेप्टर ने अगर प्रेस्क्राइब्ड मैनर फॉलो नहीं की, कैसे? बी क्या करता है? 5 लाख रुपए तो उसने कैश में दिए, और 5 लाख रुपए का उसने क्या पकड़ाया? चेक पकड़ाया। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड मैनर तो है नहीं, ठीक है ना? प्रेस्क्राइब्ड मैनर तो क्या थी? 10 लाख रुपए उसे कैश में देने चाहिए थे, पर प्रेस्क्राइब्ड मैनर तो हो ही नहीं, क्योंकि वो 5 लाख रुपया क्या कर रहा है? कैश दे रहा है, और 5 लाख रुपए का क्या कर रहा है? चेक दे रहा है। जैसे ही ये सिचुएशन अराइज होगी, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बर्डन किस पर शिफ्ट हो जाएगा? ऑफरर पर। यानी अब ऑफरर की ड्यूटी है कि वो क्या रेज करे? ऑब्जेक्शन रेज करे। अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करता है, मतलब वो एक्सेप्टर यानी बी को बताता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे 10 के 10 लाख रुपए जो है वो कैश में चाहिए, आपने इसे फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, तो मैं आपको अपनी कार नहीं दूंगा। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर जो एक्सेप्टर है, सॉरी ऑफरर जो है, वो क्या करता है? ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं करता, वो कुछ कहता ही नहीं। अगर वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा तो कोर्ट जो है वो क्या मानेगा? बी की एक्सेप्टेंस को एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानेगा, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 7 सब क्लोज 2। ये सेक्शन 7 हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने 1 और 2 दोनों क्लॉजेस जो है वो आपसे अच्छे से डिस्कस कर लिए। कुछ जनरल टर्म्स हैं एक्सेप्टेंस की, ठीक है ना? कुछ एक्सेप्टेंस के जनरल रूल्स हैं, जैसे एक रूल ये है कि सीकिंग
clarification about an offer is neither acceptance nor counter proposal. अगर कोई किसी ऑफर के बारे में अगर कोई पर्सन किसी ऑफर के बारे में किसी भी प्रकार की कोई सिर्फ क्या कर रहा है कि क्लैरिफिकेशन कर रहा है। तो क्लैरिफिकेशन करने का मतलब ये नहीं है कि उसने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया या उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसने खुद अपना ही एक अलग ऑफर दे दिया, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में बातें चल रही हैं, एक बाइक की बात चल रही है, ठीक है? 40,000 की बाइक उसने जो है वो उससे लेनी है, ठीक है? और इसने क्या किया, बी सिर्फ ए से ये पूछ रहा है, एक सवाल ये कर रहा है कि क्या इसमें बाइक के साथ क्या मुझे आप हेलमेट या रजिस्ट्रेशन पेपर्स प्रोवाइड कराएँगे? ठीक है? सिर्फ वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या कर रहा है, ऑफर की वो क्या कर रहा है, ऑफर के बारे में थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन कर रहा है, कि क्या बाइक के साथ मुझे हेलमेट या मुझे रजिस्ट्रेशन पेपर भी मिलेंगे? तो यहाँ पर जो सीकिंग द क्लैरिफिकेशन अबाउट द ऑफर, ऑफर के बारे में जो वो क्लैरिफिकेशन ले रहा है, ठीक है ना? इन एक्सेसरीज़ के बारे में अगर वो बात कर रहा है, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो एक काउंटर प्रपोज़ल दे रहा है या उसने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? इसी तरह से आप मतलब कितने भी एग्जाम्पल जो हैं वो ऐसे कोट कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट के लिए आप डिलीवरी का ले सकते हैं, ठीक है ना? ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है ना? और उसने क्या कहा कि उसने व्हीट गेहूँ उसके घर जो है वो भिजवाने थे, ठीक है ना? ₹2500 पर केजी के हिसाब से। बी ने सिर्फ ये कहा कि क्या आप ये व्हीट जो है वो मेरे वेयरहाउस में पहुँचा देंगे? सिर्फ बी ने क्या कहा, बी सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन माँग रहा है, बी सिर्फ उससे ये पूछ रहा है कि क्या ये गेहूँ जो है वो मेरे वेयरहाउस में आप पहुँचा देंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ना इसका मतलब ये है कि बी ने जो है वो क्या कर लिया, अपना एक काउंटर प्रपोज़ल दे दिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सीकिंग द क्लैरिफिकेशन अबाउट द ऑफर। ऑफर के बारे में अगर कोई पर्सन पूछताछ कर रहा है, तो हम उसे एक्सेप्टेंस या काउंटर प्रपोज़ल की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ठीक है? एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है इसके ऊपर, आप नोट कर लेना, स्टीवेंसन, जैकॉस एंड कंपनी वर्सेस मैकलीन। ये वाला केस जो है वो हम इस पे कोट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया कि सीकिंग द क्लैरिफिकेशन अबाउट द ऑफर इज नीदर द एक्सेप्टेंस नॉर द काउंटर प्रपोजल, ठीक है? उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है कि कोई वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं है, उसके बारे में जो टेस्ट होता है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। यानी अगर कोर्ट ने डिसाइड करना है, अगर कोर्ट ने ये पता करना है कि कोई एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं है, तो कोर्ट जो है वो कौन-सा टेस्ट करेगी? ऑब्जेक्टिव टेस्ट करेगी, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हियर इट इज़ जज्ड नॉट बाय हिडन और सीक्रेट इंटेंशन ऑफ पार्टी बट बाय जज्ड बट जज्ड बाय सॉरी बट जज्ड बाय आउटवर्ड वर्ड्स as understood by a reasonable man। देखिए आप ना लॉ में जब भी आप अपना पढ़ेंगे तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट और एक होता है सब्जेक्टिव टेस्ट। जनरल भी होता है, मतलब जनरल भी आपसे पूछ लेते हैं कि क्या टेस्ट ऑब्जेक्टिव है या क्या टेस्ट सब्जेक्टिव है। मैक्सिमम बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट होते क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट को हम एक रीज़नेबल पर्सन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा समझते हैं हम इसको, ठीक है? देखिए, इसको बाद में करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल देखो आप। ए और बी है। ए और बी के बीच में जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हाउस को लेकर के और 1 करोड़ रुपए को लेकर के।
इसने ऑफर दिया कि मैं अपना घर सेल करूंगा, ठीक है, 1 करोड़ रुपए में, और बी ने कहा ओके आई एग्री, बी ने बोला आई एग्री टू एक्सेप्ट योर ऑफर, ठीक है। अब बी ने अपने शब्द बोल दिए, ठीक है ना, या बी रिटर्न में भी दे सकता है, लिख के भी बता सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करे कि अगर अब ये बी जो है ना अपने घर जाता है और अपनी वाइफ को बोलता है मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था 1 करोड़ रुपए देने का, मेरे अगर होती ना तो मैं तो इसको 50 लाख रुपए में खरीद ले, ठीक है। अब वो घर जाकर के कुछ भी बोले या उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब है कि इट इज नॉट जज्ड बाय द सीक्रेट इंटेंशन ऑफ द पार्टी, पार्टी के मेंटल उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है उससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। सीक्रेट इंटेंशन समझ में आ गया, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है किसी को क्या पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बल्कि जज किया जाता है किससे, बाय हिज आउटवर्ड वर्ड्स, उसने क्या बोला, आउटवर्ड मतलब क्या उसने बाहर बोला, क्या उसने बाहर दिखाया, क्या उसने कंडक्ट शो किया, जो कि एक रीजनेबल पर्सन समझ सकता है। अगर हम किसी रीजनेबल पर्सन को कहेंगे कि बताइए भाई इसने हाउस जो है ऐसे बोला 1 करोड़ रुपए का, और बी ने कहा ठीक है मैं 1 करोड़ रुपए में ले लूंगा, इसने एक एग्रीमेंट भी साइन करके दे दिया, और अब ये कह रहा है ना ना मैं तो 1 करोड़ में नहीं बल्कि मैं तो 50 लाख रुपए में, तो कोर्ट क्या कहेगी, वी रिलाई ऑन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, हमें इसकी इंटरनल इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं है, ये दिमाग में इसके क्या चल रहा है इससे कोई हमें लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि आउटवर्ड वर्ड्स क्या थे, उसका कंडक्ट क्या था, उससे हम बताएंगे कि वैलिड एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो एक रूल ये है कि वैलिड एक्सेप्टेंस को चेक करने के लिए कोर्ट कौन सा टेस्ट अप्लाई करती है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट अप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद एक अब हमारा है लास्ट है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर, के एक्सेप्टेंस तब तक नहीं होगी जब तक कि जो है वो क्या नहीं होगा, ऑफर जो है वो किसकी नॉलेज में नहीं आएगा, ऑफरर की नॉलेज में नहीं आएगा। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का केस जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब एक पॉइंट है इसमें एक रूल क्या है, जस्ट लाइक ऑफर, जैसे कि ऑफर की कम्युनिकेशन जरूरी है ना, ऐसे ही एक्सेप्टेंस की भी कम्युनिकेशन जरूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ कि एक ना कंपनी जो है उसको एक ऑफर मिला कहीं से, अब कंपनी ने क्या किया, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई, सभी इकट्ठे हुए, ऑफर के बारे में डिस्कस हुआ, जो कुछ भी डिस्कस हुआ उसे मिनट बुक के अंदर लिखा भी गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, पर क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ वो बात ऑफरर तक नहीं पहुंची। तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक्सेप्टेंस कर ली, एक प्रकार से इन्होंने तो एक्सेप्टेंस कर ली कि ठीक है हम ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, इन्होंने रेजोल्यूशन भी पास कर दिया, इन्होंने सब कुछ कर दिया, बट इन्होंने क्या किया, उस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया किसके पास, ऑफरर के पास, और जब तक ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होगी तब तक जो है वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो रूल क्या बना कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज मस्ट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। अब एक लास्ट जो है वो हमारा है, हु कैन कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, और ये हरियाणा जुडिशरी में आया भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या कोई भी पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है या कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसको कम्युनिकेट करना जरूरी हो जाता है, तो आंसर इज यस, ओनली एन ऑथोराइज्ड पर्सन, केवल एक ऑथोराइज्ड पर्सन ही जो है वो एक्सेप्टेंस को क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है ली वर्सेस पोवेल, इसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन ने ना एक हेडमास्टर की पोस्ट निकली थी स्कूल में, तो हेडमास्टर की पोस्ट के लिए इसने क्या किया, अप्लाई किया, अप्लाई करने का मतलब है कि इसने क्या दिया, ऑफर दिया, इसका इंटरव्यू हो गया,
इंटरव्यू हो गया तो इसकी एक प्रकार से जो रेज़ोल्यूशन पास कर दिया कि ठीक है, हम इसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। बाद में क्या किया कि जो मैनेजमेंट कमेटी थी ना, मैनेजमेंट कमेटी के एक पर्सन ने, ध्यान से समझ लेना, मैनेजमेंट कमेटी के एक पर्सन ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी, मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है इंडिविजुअल कैपेसिटी, मतलब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको बताया कि आप जो हैं वो इस पोस्ट के लिए क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। अब उसने कह दिया कि सिलेक्ट हो गई, पर बाद में जब ये स्कूल में गया तो इसको पता लगा कि मेरी जगह कोई और पर्सन जो है वो अपॉइंट हो गया। इसने स्कूल कमेटी को क्या कर दिया, स्यू कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि आप जो है ना वो एलिजिबल नहीं है, यानी आप जो है वो ठीक है, मैनेजमेंट कमेटी ने जो फैसला किया है वो ठीक फैसला किया है और आप जो है वो अपॉइंटमेंट आपका जो है वो कैंसिल ठीक किया है इन्होंने, ठीक है। अब आप खुद बताइए कि क्या कुछ हुआ होगा, मतलब क्या कौन-सा लो पॉइंट है, वो क्या हुआ होगा जो कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट जो है वो दिया, ठीक है। तो वर्डिक्ट देने में कोर्ट ने कौन-सा लॉ अपनाया कि ओनली द ऑथोराइज्ड पर्सन कैन कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस। अब जो उसकी अपॉइंटमेंट लेटर था वो एक्सेप्टेंस है, पर उसको वो बात कौन बता रहा है, उसको कौन बता रहा है, एक पर्सन बता रहा है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में। और जबकि ऑथोराइज्ड पर्सन कौन था, मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन, यानी मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरपर्सन था वही केवल ऑथोराइज्ड पर्सन था, क्या बताने के लिए, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। पर यहाँ पर ये नहीं था, उसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में बताया, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा, तो क्या लॉ बना कि कम्युनिकेशन की, ठीक है, एक्सेप्टेंस को आप कम्युनिकेट करोगे बट कौन करेगा, ऑथोराइज्ड पर्सन ही जो है वो उसको क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो बस ये आजकल इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।